नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो करीब करीब आधी सदी तक चली। एक ऐसा तनाव जिसने पूरी दुनिया को परमाणु तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। कभी सोचा है कि जब दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें एक दूसरे से लड़ें, लेकिन बिना सीधे तौर पर एक भी गोली चलाए, तो आखिर होता क्या है? यही सवाल कोल्ड वॉर के केंद्र में है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये अजीब सा दशकों तक चलने वाला संघर्ष आखिर था क्या, जिसने हमारी मुख्य कहानी की नींव रखी। कोल्ड वॉर, जो 1945 से 1991 तक चला, असल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारों की, ताकत की और हथियारों की एक जबरदस्त दौड़ थी। इसे कोल्ड यानी ठंडा इसलिए कहते हैं क्योंकि हैरानी की बात है कि इन दोनों महाशक्तियों ने कभी भी आमने सामने जंग का ऐलान नहीं किया। देखिए, इस टकराव की जड़ में दो बिल्कुल अलग सोच थीं। एक तरफ था अमेरिका और उसके साथी देशों का पूंजीवाद, और दूसरी तरफ था सोवियत संघ और उसके साथियों का साम्यवाद। ये सिर्फ राजनीति नहीं थी, ये जिंदगी जीने के दो अलग अलग तरीकों की लड़ाई थी। तो आखिर वजह क्या थी? क्या चीज थी जो इस 45 साल लंबे वैश्विक तनाव को हवा दे रही थी? खैर, इसके मुख्य कारणों को याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है, और वो तरीका है एक छोटा सा शब्द, ट्रैप। ये एक्रोनिम या छोटा रूप कोल्ड वॉर की 4 सबसे बड़ी वजहों को बड़ी आसानी से समझा देता है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। टी का मतलब है ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। ये अमेरिका की वो पॉलिसी थी जिसके तहत उसने साम्यवाद को फैलने से रोकने की कसम खाई थी। आर है राइवल आइडियोलॉजीज, यानी वही जानी दुश्मन विचारधाराएं, पूंजीवाद बनाम साम्यवाद। ए है आर्म्स रेस, यानी हथियारों की होड़, एक दूसरे से ज्यादा खतरनाक परमाणु बम बनाने की एक पागलपन भरी रेस। और पी है पावर पॉलिटिक्स, मतलब पूरी दुनिया पर अपना दबदबा बनाने की कभी ना खत्म होने वाली खींचतान। और इसी हथियारों की होड़ से एक बहुत ही डरावना आइडिया सामने आया, जिसे कहते हैं MAD, यानी म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। इसका मतलब बहुत सीधा था, अगर एक देश ने न्यूक्लियर अटैक किया तो दूसरा देश जवाबी हमला करेगा, और नतीजा दोनों का पूरी तरह से सफाया। अजीब बात यह है कि इसी डर ने एक तरह से शांति बनाए रखी। सोच यही थी, अगर तुमने बटन दबाया तो हम भी दबाएंगे, और फिर हम दोनों ही नहीं बचेंगे। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर, उस एक पल पर जब ये कोल्ड वॉर खतरनाक रूप से हॉट होने के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। तो देखिए, इस संकट की जमीन कैसे तैयार हुई। 1945 में अमेरिका दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर बना। 4 साल बाद 1949 तक सोवियत संघ ने भी अपना बम बना लिया। फिर एक बड़ा मोड़ आया 1959 में, जब फिदेल कास्त्रो की कम्युनिस्ट सरकार क्यूबा में आ गई। और फिर आया अक्टूबर 1962, वो महीना जब पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली थीं। और जानते हैं, इस संकट को इतना डरावना क्या बना रहा था? सिर्फ ये फासला। सोवियत संघ की न्यूक्लियर मिसाइलें अमेरिकी जमीन से महज 90 मील दूर थीं, मतलब खतरा सचमुच दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। और इस पूरे टकराव के बीच में थे दो लोग, अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी और सोवियत प्रीमियर निकिता क्रुश्चेव। दुनिया का भविष्य अब इन्हीं के फैसलों पर टिका था। अक्टूबर 1962 के वो 13 दिन, सिर्फ 13 दिन। लेकिन ये वो 13 दिन थे जब दुनिया परमाणु युद्ध के बिल्कुल कगार पर खड़ी थी। उस वक्त का तनाव ऐसा था कि आज हम उसकी कल्पना भी ठीक से नहीं कर सकते। इस मुश्किल हालात को ना एक छोटी सी कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, दो बहुत ताकतवर पहलवान हैं, अमेरिका और सोवियत संघ। ये कभी सीधे सीधे नहीं लड़ते, बस एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाकर डराते रहते हैं। फिर एक दिन क्या होता है कि सोवियत संघ भाला पहलवान अमेरिकी पहलवान के घर के ठीक बगल में, यानी क्यूबा में, अपने खतरनाक हथियार रख देता है। ये सीधी सीधी उकसावे वाली बात थी। अब इसके जवाब में अमेरिकी पहलवान उस घर को चारों तरफ से घेर लेता है। न कोई अंदर आ सकता है, न कोई बाहर जा सकता है। असल दुनिया में इसी को नेवल ब्लॉकेड, यानी नौसैनिक नाकाबंदी कहा गया। और पूरे 13 दिनों तक सबको यही डर सताता रहा कि अब लड़ाई होगी और सब कुछ तबाह हो जाएगा। बस यही था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का असली खौफ। तो सवाल ये है कि दुनिया इस तबाही के मुहाने से वापस कैसे आई? चलिए अब देखते हैं कि इस संकट का हल कैसे निकला। हुआ ये कि एक बहुत अहम 3 पॉइंट का समझौता हुआ। पहली बात, सोवियत संघ क्यूबा से अपनी मिसाइलें हटाने को तैयार हो गया, जिससे अमेरिका को फौरन राहत मिली। दूसरी बात, अमेरिका ने वादा किया कि वो कभी क्यूबा पर हमला नहीं करेगा।
और तीसरी, जो कि एक सीक्रेट डील थी, अमेरिका तुर्की से अपनी मिसाइलें हटाने पर भी राजी हो गया, जिससे सोवियत संघ को भी अपनी सुरक्षा का भरोसा मिला। इस संकट के बाद जो हुआ वो भी बहुत अहम था। दोनों देशों को समझ आ गया था कि एक छोटी सी गलतफहमी भी दुनिया को तबाह कर सकती है। इसीलिए भविष्य में ऐसी किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच एक डायरेक्ट हॉटलाइन शुरू की गई। इसी घटना ने परमाणु हथियारों को कंट्रोल करने वाली संधियों की शुरुआत की। और हाँ, भले ही सीधी जंग टल गई थी, लेकिन कोल्ड वॉर का तनाव दशकों तक चलता रहा। और अगर इस पूरी कहानी से एक सबसे बड़ा सबक मिलता है तो वो ये है, बातचीत जंग से हमेशा बेहतर होती है। ये एक ऐसी सीख है जो आज भी उतनी ही सच्ची है। और ये हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या आज की दुनिया में हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से मिले सबक को भूल गए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे साम्राज्य के बारे में जिसने कभी आधी दुनिया पर राज किया था। जी हां, सोवियत संघ। चलिए मिलकर समझते हैं कि आखिर ये इतना विशाल ढांचा कैसे और क्यों ढह गया। तो कहानी की शुरुआत होती है 9 नवंबर 1989 से, वो दिन जब 150 किलोमीटर लंबी बर्लिन की दीवार गिराई गई थी। अब देखिए, ये सिर्फ कोई कंक्रीट की दीवार नहीं थी, ये तो एक तरह से पूंजीवाद और साम्यवाद की दुनिया को बांटने वाली एक वैचारिक खाई थी। और इसका गिरना समझ लीजिए एक बहुत बड़े तूफान की सिर्फ एक आहट थी। लेकिन सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर एक दीवार के गिरने से एक पूरा का पूरा साम्राज्य कैसे ढह सकता है? कैसे वो महाशक्ति जिसने दुनिया को दशकों तक दो हिस्सों में बांटे रखा, ताश के पत्तों की तरह बिखर गई? इस कस्से का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें पहले ये समझना होगा कि यह साम्राज्य बना कैसे था। आखिर सोवियत संघ की नींव में ऐसा क्या था? तो देखिए, साल 1917 में हुई रूसी समाजवादी क्रांति, और इसी क्रांति से जन्म हुआ यूएसएसआर का, यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स का। अब इसका आइडिया बड़ा सिंपल था। निजी संपत्ति को खत्म करो और एक ऐसा समाज बनाओ जो बराबरी पर आधारित हो। मतलब यहां सिर्फ एक पार्टी का राज था, कम्युनिस्ट पार्टी, और पूरी की पूरी इकॉनमी सरकार के कंट्रोल में थी। और सच कहूं तो शुरुआत में यह सिस्टम वाकई में बहुत शक्तिशाली था। सोचिए, उनके पास एक एडवांस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क था, तेल, लोहा और स्टील जैसे ऊर्जा के भंडार थे। और तो और उनकी घरेलू इंडस्ट्री इतनी आत्मनिर्भर थी कि वो पिन से लेकर कार तक सब कुछ खुद बनाते थे। और हाँ, एक जबरदस्त सेना तो थी ही। लेकिन बाहर से इतना विशाल और मजबूत दिखने वाले इस ढांचे की नींव में ना कुछ गहरी दरारें पड़ने लगी थीं, और ये दरारें धीरे धीरे चौड़ी होती जा रही थीं। और यहीं पर हमें सोवियत संघ का सबसे बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ कागज पर तो सभी नागरिकों के लिए बराबरी का वादा था, लेकिन असलियत क्या थी? असलियत ये थी कि कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों को आम लोगों से कहीं ज्यादा स्पेशल प्रिविलेज मिलते थे। लोगों को ये बताया जाता था कि उनकी व्यवस्था पश्चिम से बेहतर है, पर जब उन्होंने पश्चिमी देशों की तरक्की अपनी आंखों से देखी तो उन्हें एक गहरा मनोवैज्ञानिक झटका लगा। और समय के साथ साथ ये दरारें और भी गहरी होती चली गईं। धीरे धीरे ये पूरा सिस्टम ही सत्तावादी हो गया, जिसने लोकतंत्र और बोलने की आज़ादी को मानो कुचल कर रख दिया। 15 गणराज्यों में से रूस का हर चीज पर दबदबा था, जिससे बाकी गणराज्यों में जाहिर है नाराजगी बढ़ने लगी। फिर अमेरिका के साथ जो हथियारों की होड़ चल रही थी, उसने देश के संसाधनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा निगल लिया। और इसका नतीजा 1970 के दशक तक अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा डगमगा गई कि लोगों को रोजमर्रा की चीजों के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था। तो इसी उथल-पुथल और मुश्किल भरे माहौल के बीच एक नए नेता सामने आए, मिखाइल गोर्बाचेव। उन्होंने इस बिगड़ती हुई इमारत की, कह सकते हैं, मरम्मत करने की कोशिश की, लेकिन उनकी इन कोशिशों के नतीजे कुछ और ही निकले। गोर्बाचेव ने 2 बहुत बड़ी नीतियां पेश कीं। पहली थी पेरेस्ट्रोइका, जिसका मतलब था पुनर्गठन, और दूसरी थी ग्लासनोस्त, यानी खुलापन। इनका सीधा सा मकसद था कि सिस्टम में थोड़ा लोकतंत्र लाया जाए और जो अर्थव्यवस्था रुक सी गई है उसे फिर से पटरी पर लाया जाए। लेकिन हुआ ये कि इन सुधारों ने अनजाने में पतन की प्रक्रिया को रोकने की बजाय और तेज कर दिया। जैसे ही ग्लासनोस्ट यानी खुलापन आया, सालों से दबी हुई आवाजें उठने लगी।
इसी माहौल में जैसा हमने देखा 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी। बस फिर क्या था? इससे हिम्मत पाकर मार्च 1990 में लिथुआनिया आज़ादी की घोषणा करने वाला पहला गणराज्य बन गया। अब इस बढ़ते बिखराव को रोकने के लिए अगस्त 1991 में कम्युनिस्ट कट्टरपंथियों ने गोर्बाचेव के खिलाफ तख्तापलट करने की एक नाकाम कोशिश की। ये कोशिश असफल तो रही, पर इसने गोर्बाचेव की बची खुची ताकत भी पूरी तरह खत्म कर दी। और फिर आया आखिरी अध्याय। दिसंबर 1991 में रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने मिलकर आधिकारिक तौर पर सोवियत संघ को खत्म करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद रूस को इसका उत्तराधिकारी राज्य मान लिया गया और जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सीट थी वो भी उसे ही मिल गई। तो इस तरह एक साम्राज्य का तो अंत हो गया था, लेकिन इसके मलबे से एक नई और शायद कहीं ज्यादा अराजक दुनिया ने जन्म लिया, जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके बाद वर्ल्ड बैंक और IMF के डायरेक्शन में एक नया इकोनॉमिक मॉडल अपनाया गया, जिसे नाम दिया गया शॉक थेरेपी। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था रातों रात बिना किसी तैयारी के सरकारी नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था से सीधे पूंजीवाद की तरफ छलांग लगाना। इस पूरी प्रक्रिया को इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल भी कहा गया। और नतीजा ये हुआ कि लगभग 90% सरकारी उद्योगों को प्राइवेट कंपनियों के हाथों में औने पौने दामों पर बेच दिया गया। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना बड़ा और अचानक आया हुआ आर्थिक बदलाव था। और इस शॉक थेरेपी के जो नतीजे थे वो वाकई में विनाशकारी थे। रूसी करेंसी रूबल की वैल्यू इतनी गिरी कि लोगों की जीवन भर की जमा पूंजी एक झटके में खत्म हो गई। सामूहिक खेती खत्म होने से खाने पीने की किल्लत हो गई और रूस को अनाज तक इंपोर्ट करना पड़ा। जो पुराना सोशल वेलफेयर सिस्टम था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया, मिडिल क्लास हाशिए पर चला गया और एक बहुत ही शक्तिशाली माफिया क्लास का उदय हुआ। इतना ही नहीं, सोवियत संघ के पतन ने संघर्ष के कई नए केंद्र भी बना दिए। रूस के अंदर ही चेचेनिया और दागिस्तान जैसे गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन शुरू हो गए। ताजिकिस्तान में तो 10 साल तक गृहयुद्ध चलता रहा। मतलब एक साम्राज्य के बिखरने से हर तरफ अस्थिरता फैल गई थी। लेकिन इतनी सारी उथल पुथल और बदलाव के बीच सोवियत संघ की एक बड़ी अनोखी विरासत आज भी जिंदा है। पता है क्या? वो है हिंदी फिल्में। रूस और उज़्बेकिस्तान जैसे पूर्व सोवियत देशों में आज भी हिंदी फिल्में उतनी ही पॉपुलर हैं। राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक ये नाम आज भी वहां घर घर में जाने जाते हैं। ये बात हमें दिखाती है कि राजनीतिक साम्राज्य भले ही ढह जाएं, लेकिन जो सांस्कृतिक रिश्ते होते हैं वो कायम रहते हैं। तो सोवियत साम्राज्य तो अब इतिहास का हिस्सा है, वो खत्म हो गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या इसकी गूंज आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी इतिहास की गहराइयों में खोजा जा रहा है। नमस्कार, आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि आज की दुनिया में असली ताकत किसके हाथ में है? देखिए, अब ये मामला उतना सीधा नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। किसी एक या दो सुपर पावर के बजाय अब हम देख रहे हैं कि दुनिया में शक्ति के कई नए सेंटर्स, नए केंद्र उभर रहे हैं, और ये चीज ग्लोबल पॉलिटिक्स के पूरे खेल को ही बदल रही है। तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। आखिर ये जो सुपर पावर्स हैं, ये बनती कैसे हैं? क्या इसका कोई एक ही फिक्स फॉर्मूला है, या फिर दुनिया के अलग अलग हिस्से इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बिल्कुल अलग अलग रास्ते अपना रहे हैं? आज की इस पड़ताल में हम इसी एक सवाल के 3 बिल्कुल अलग अलग जवाबों को देखेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एकता यानी यूनिटी, सहयोग यानी कोऑपरेशन और एक देश की अपनी महत्वाकांक्षा, ये तीनों ही सुपर पावर बनने के अलग अलग लेकिन बहुत ही दमदार रास्ते हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले मॉडल की, एकजुट होकर ताकत हासिल करना। और इसका सबसे बड़ा, सबसे अच्छा उदाहरण है यूरोपीय संघ। देखिए, यूरोपीय संघ कोई एक रात में नहीं बन गया। इसकी नींव तो दूसरे विश्व युद्ध की तबाही के बाद रखी गई थी। शुरुआत हुई 1948 में मार्शल प्लान से, जहां आर्थिक सहयोग पर जोर दिया गया। फिर 1957 में ये एक आर्थिक समुदाय बना और आखिरकार 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि के साथ ये एक राजनीतिक ताकत के तौर पर दुनिया के सामने आया। और इस एकता का नतीजा क्या निकला? एक आर्थिक महाशक्ति। 2024 में यूरोपीय संघ की अनुमानित जीडीपी, जरा सोचिए, $19.35 खरब है।
ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये दुनिया की किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था को सीधी टक्कर देता है और दिखाता है कि मिलकर काम करने से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। लेकिन यूरोपीय संघ सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसकी अपनी करेंसी है, यूरो, जो अमेरिकी डॉलर के दबदबे को सीधी चुनौती देती है। इसके पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है और फ्रांस के जरिए सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर भी। इतना ही नहीं, इसका अपना झंडा है, अपना राष्ट्रगान है, जो इसे एक देश जैसी पहचान देता है। मतलब ये सिर्फ एक इकोनॉमिक ब्लॉक नहीं, बल्कि एक ऐसी राजनीतिक शक्ति है जिसकी बात का वजन पूरी दुनिया में है। लेकिन क्या ताकतवर बनने का यही एक तरीका है कि सब कुछ एक कर दिया जाए? चलिए अब यूरोप से निकलकर दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ चलते हैं और एक बिल्कुल अलग नजरिया देखते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं आसियान की, जो आसियान शैली पर चलता है। ये यूरोपीय संघ के सख्त नियमों वाले मॉडल से बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई किसी पर नियम नहीं थोपता। आसियान का सीधा सा मंत्र है, एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देना, बस सहयोग करना। यहाँ हर देश की अपनी आज़ादी, उसकी संप्रभुता सबसे ऊपर है। आसियान बना तो 1967 में था, लेकिन 2003 में इसने अपने सहयोग को और पक्का करने के लिए 3 मजबूत पिलर्स यानी 3 स्तंभों की नींव रखी: सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि आसियान का मानना है कि अगर आर्थिक तरक्की तेज़ी से होगी तो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास अपने आप हो जाएगा। उनका पूरा का पूरा ढांचा इसी एक सोच पर टिका है, पहले व्यापार करो, रिश्ते और बाकी चीज़ें अपने आप बेहतर होती चली जाएंगी। और अब आते हैं हमारे तीसरे मॉडल पर। ये मॉडल इन दोनों से बिल्कुल जुदा है। ये कहानी है एक अकेले देश के असाधारण उदय की। जी हां, हम बात कर रहे हैं चीन की। चीन का उदय किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। सोचिए, 1970 के दशक तक चीन एक तरह से दुनिया से कटा हुआ था, एक बंद अर्थव्यवस्था। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। 1972 में उसने अमेरिका से हाथ मिलाया, 1978 में बड़े आर्थिक सुधारों का ऐलान किया और 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनकर दुनिया के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए। 1978 की ये जो ओपन डोर यानी खुले दरवाजे की नीति थी ना, ये एक तरह से टर्निंग पॉइंट थी। इसी एक पॉलिसी ने विदेशी पैसा और विदेशी टेक्नोलॉजी को चीन आने का रास्ता दिया और इसने चीन की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। इस नीति के बाद चीन ने बहुत तेजी से कदम उठाए। पहले खेती को, फिर उद्योगों को प्राइवेट हाथों में देना शुरू किया और विदेशी कंपनियों को लुभाने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए। ये वो इलाके थे जहां विदेशी निवेशकों के लिए नियम कानून बहुत आसान थे और इसी ने चीन को दुनिया की फैक्ट्री बनाने में सबसे बड़ी मदद की। और इन सुधारों का नतीजा इतना जबरदस्त रहा कि आज ये अनुमान लगाया जाता है कि 2040 तक चीन अमेरिका को भी पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जरा सोचिए, ये ग्लोबल पावर बैलेंस में कितना बड़ा बदलाव होगा। अब चीन का इतना बड़ा उदय अपने आप में कहानी तो है, लेकिन इसका असर बाकी दुनिया और खासकर पड़ोसियों पर क्या पड़ता है? चलिए इसे 2 बड़ी ताकतों भारत और चीन के बहुत ही पेचीदा रिश्ते के आईने में देखते हैं, जहां व्यापार और तनाव एक साथ चलते हैं। जरा इस चार्ट को देखिए। 1976 में जब डिप्लोमेटिक रिश्ते फिर से बहाल हुए, उसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापार में जैसे विस्फोट हो गया। जो ट्रेड 1992 में सिर्फ 33.8 करोड़ डॉलर का था, वो 2017 तक बढ़कर 84 अरब डॉलर का हो गया। और यही तस्वीर इस रिश्ते की दोहरी हकीकत दिखाती है। एक तरफ तो है जबरदस्त आर्थिक साझेदारी, लेकिन दूसरी तरफ हैं 1962 के युद्ध के जख्म, सीमा पर लगातार बने हुए विवाद और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर गहरे मतभेद। ये सहयोग और संघर्ष का एक बहुत ही उलझा हुआ मिश्रण है। तो इस मुश्किल रिश्ते को देखते हुए और इस पूरे क्षेत्र में अपनी जगह और मजबूत करने के लिए भारत ने भी अपनी विदेश नीति में बड़े बदलाव किए। 1991 में लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू की गई, जिसे 2014 में और ज्यादा आक्रामक बनाते हुए एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल दिया गया, ताकि आसियान और पूर्वी एशिया के बाकी देशों के साथ रिश्ते और गहरे किए जा सकें। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पे आकर खड़े हो जाते हैं। शक्ति हासिल करने की ये जो अलग अलग मॉडल हैं, यूरोपीय संघ की एकता, आसियान का सहयोग और चीन की अपनी महत्वाकांक्षा, ये भविष्य में एक दूसरे के साथ कैसे पेश आएंगे? क्या हम सहयोग का एक नया दौर देखेंगे या फिर टकराव का? जो भी जवाब हो, वही आने वाले कल की दुनिया की कहानी लिखेगा।
नमस्कार। आज बात करते हैं समकालीन दक्षिण एशिया के एक ऐसा इलाका जहां रिश्ते भी बहुत गहरे हैं और दरारें भी उतनी ही गहरी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि दक्षिण एशिया आखिर है क्या। मतलब ज्योग्राफिकली देखें तो उत्तर में विशाल हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। इस घेरे के अंदर बसे हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे देश जिनका सिर्फ भूगोल ही नहीं बल्कि संस्कृति भी आपस में जुड़ी हुई है। और हाँ, ये इलाका जितना जुड़ा हुआ है उतना ही विविध भी है। खासकर जब हम यहाँ की राजनीति को देखते हैं तो यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। कहीं एकदम वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है तो कहीं राजशाही रही है और कहीं मिलिट्री रूल का लंबा दौर भी देखने को मिला है। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स रीजन को समझने के लिए आज हम किन किन चीज़ों पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले दक्षिण एशिया का एक छोटा सा परिचय, फिर देखेंगे यहाँ लोकतंत्र के लिए जो जद्दोजहद चली है उसे। इसके बाद बात होगी उन बड़े संघर्षों की जिन्होंने इस इलाके को शेक दिया है। साथ ही सहयोग की जो कोशिशें हुई हैं उन पर भी बात करेंगे। और आखिर में देखेंगे कि दुनिया की बड़ी ताकतें यहाँ क्या भूमिका निभा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, लोकतंत्र की जद्दोजहद। देखते हैं कि इन देशों के अंदर राजनीतिक तौर पर क्या क्या उथल पुथल मची है। अब देखिए, पाकिस्तान की कहानी, यहाँ की पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। एक पेंडुलम की तरह, कभी मिलिट्री रूल तो कभी चुनी हुई सरकार, और यह सिलसिला दशकों से चला आ रहा है जो देश की किस्मत तय करता रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्यों पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बार बार पटरी से उतर जाती है? इसके पीछे कई बड़ी वजह हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है सेना का दबदबा, साथ ही वहां के धार्मिक नेता और बड़े बड़े जमींदार। इन तीनों का ऐसा गठजोड़ है जिनके हित एक मजबूत लोकतंत्र से शायद सदते नहीं हैं। अब पाकिस्तान से अलग होकर बने बांग्लादेश की कहानी बिल्कुल अलग है। इसकी पैदाइश ही एक सांस्कृतिक आंदोलन से हुई। ये लड़ाई थी अपनी भाषा, अपनी पहचान को बचाने की, जो पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली लोगों ने लड़ी और जो बाद में एक बड़े स्वतंत्रता संग्राम में बदल गई। और अगर नेपाल की बात करें तो वहां तो एक जबरदस्त बदलाव देखने को मिला। सोचिए, दुनिया की आखिरी हिंदू राजशाही में से एक, और वहां एक कामयाब जन आंदोलन के बाद वो देश एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, संघर्षों का दौर। देखिए, लड़ाई सिर्फ देशों के अंदर ही नहीं थी। ये इलाका देशों के आपसी टकराव से भी जूझता रहा है। तो अब जरा उन बड़े विवादों को देखते हैं जिन्होंने दक्षिण एशिया की तस्वीर बनाई है। और जब भी इस इलाके के संघर्षों की बात होती है तो सबसे पहले जिक्र आता है भारत और पाकिस्तान का। इन दोनों के बीच की जो दशकों पुरानी राइवलरी है उसकी जड़ें कई गहरे और उलझे हुए विवादों में हैं। और जाहिर है इनमें सबसे बड़ा मुद्दा कश्मीर का है। लेकिन फिर एक साल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। साल था 1998। इस साल क्या हुआ? भारत ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किए और जवाब में पाकिस्तान ने भी चगाई की पहाड़ियों पर। बस दोनों ही देश अब न्यूक्लियर पावर बन चुके थे। इस एक कदम ने इस पूरे इलाके का जो स्ट्रैटेजिक बैलेंस था उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, और पूरी दुनिया की नज़रें इस पर टिक गईं कि ये तो एक बहुत बड़ी ग्लोबल सिक्योरिटी की चिंता बन गया है। उधर भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच श्रीलंका एक अलग ही आग में जल रहा था। वहां एक लंबा और बहुत ही भयानक गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। ये लड़ाई थी बहुसंख्यक सिंगली और अल्पसंख्यक तमिल आबादी के बीच, जो जातीय पहचान को लेकर थी। तो अब तक हमने संघर्ष की बात की, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ लड़ाइयाँ ही हुई हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, सहयोग की कोशिशें। जी हाँ, इन तनावों के बीच भी साथ मिलकर काम करने की कई बड़ी कोशिशें हुई हैं। और इन कोशिशों में सबसे बड़ा नाम है सार्क का, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसे 1985 में बनाया गया था। मकसद ये था कि सभी दक्षिण एशियाई देश एक मंच पर आएं, बातचीत करें और सहयोग बढ़ाएं। सार्क के बाद एक और बड़ा कदम उठाया गया आर्थिक मोर्चे पर। साल 2004 में साफ्टा पर दस्तखत हुए, मतलब साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। इसका लक्ष्य बहुत बड़ा था, पूरे इलाके में एक फ्री ट्रेड जोन बनाना ताकि व्यापार आसानी से हो सके। तो सवाल ये है कि ये कोशिशें कितनी कामयाब रहीं?
सच कहूं तो तस्वीर मिली-जुली है, रिश्ते बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। देखिए, एक तरफ भारत पाकिस्तान के बीच इतने तनाव के बावजूद 1960 की सिंधु जल संधि आज भी कायम है, जो एक बड़ी कामयाबी है। तो दूसरी तरफ भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा ब्रह्मपुत्र के पानी को लेकर विवाद आज भी बना हुआ है। ठीक है, तो अब तक हमने अंदर की बात की, लेकिन इस इलाके की कहानी बाहरी ताकतों के बिना अधूरी है। तो चलिए अब अपने आखिरी हिस्से पर चलते हैं, वैश्विक शक्तियों की भूमिका। देखते हैं कि दुनिया के बड़े खिलाड़ी दक्षिण एशिया की सियासत को कैसे चलाते हैं। देखिए, इस रीजन की पॉलिटिक्स कोई अलग थलग चीज नहीं है। यहाँ दो बड़े भारी खिलाड़ी हैं जिनका बहुत बड़ा दखल है, अमेरिका और चीन। दोनों के ही यहाँ अपने अपने बड़े स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक हित हैं। और अगर चीन की बात करें तो उसका असर तो बहुत ही गहरा है। एक तरफ पाकिस्तान के साथ उसकी बहुत मजबूत दोस्ती है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और दूसरी तरफ भारत के साथ रिश्ते बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। व्यापार तो खूब होता है, लेकिन सरहद पर तनाव भी बना रहता है। इस तरह चीन ने पूरे रीजन के बैलेंस को काफी हद तक प्रभावित किया है। तो ये सब देखकर आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। सवाल भविष्य का है। क्या दक्षिण एशिया के देश आपसी सहयोग से अपनी किस्मत खुद लिखेंगे, या फिर ये इलाका हमेशा की तरह बाहरी ताकतों के बीच खींचतान का अखाड़ा बना रहेगा? संयुक्त राष्ट्र, ये नाम हम सब सुनते रहते हैं, पर कभी सोचा है इसे बनाया ही क्यों गया था? ये इतना बड़ा संगठन आखिर काम कैसे करता है? और शायद आज का सबसे बड़ा सवाल, 21वीं सदी में इसकी ताकत को लेकर इतनी बहस क्यों होती है? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एकदम सबसे बुनियादी सवाल से कि इस समस्याओं से भरी दुनिया में हमें एक दूसरे का सहयोग करने की यानी इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत ही क्यों है? ये बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन आखिर हैं किस लिए? ये दो तस्वीरें देखिए, ये उस बुनियादी कश्मकश को बिल्कुल साफ साफ दिखाती हैं। एक तरफ तो है वैश्विक एकता का एक खूबसूरत सपना, एक आकांक्षा, और दूसरी तरफ है युद्ध की वो कड़वी असली हकीकत, जहां अक्सर ये संगठन एकदम बेबस से नजर आते हैं। जरा आज की दुनिया की बड़ी बड़ी चुनौतियों के बारे में सोचिए। युद्ध रोकना हो या फिर ऐसी महामारियों से लड़ना जो पलक झपकते ही सरहदें पार कर जाती हैं, क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करना हो या लाखों शरणार्थियों की मदद करना। सीधी सी बात यह है कि ये सारी की सारी वैश्विक चुनौतियां हैं। कोई भी एक देश, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, इनसे अकेले नहीं निपट सकता। तो फिर ये सहयोग का, ये कोऑपरेशन का आइडिया आया कहाँ से? देखिए, ये किसी ऊंचे आदर्श से नहीं जन्मा था। ये तो युद्ध की राख से पैदा हुआ था। अतीत की भयानक गलतियों और नाकामियों ने इसे जन्म दिया था। देखिए, पहले विश्व युद्ध के बाद एक कोशिश हुई थी जिसे कहते हैं राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशंस। इसका मकसद था कि एक और महायुद्ध को रोका जाए, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, ये बुरी तरह फेल हो गया। दूसरा विश्व युद्ध होकर ही रहा। दुनिया ने एक बहुत ही दर्दनाक सबक सीखा कि अगर भविष्य की तबाही को रोकना है तो कुछ ज्यादा मजबूत, बहुत ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत है। और यहीं से हमें यूएन का असली मकसद समझ में आता है। संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव डैग हैमरसोल्ड का एक बहुत मशहूर कथन है जो इसके असल मिशन को बिल्कुल साफ कर देता है। उन्होंने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। मतलब इसका काम कोई यूटोपिया, कोई आदर्श दुनिया बनाना नहीं है, बल्कि दुनिया को सबसे बुरे, सबसे भयानक हालात से बचाना है। और ये होता कैसे है? जैसा कि पूर्व संयुक्त राष्ट्र अवर महासचिव शशि थरूर कहते हैं, हथियार लड़ाने से बढ़िया है कि जुबान लड़ाई जाए। तरीका सीधा है, बातचीत के लिए एक मंच देना, ताकि देश आपस में लड़ने के बजाय एक दूसरे से बैठकर बात करें, भले ही वो बहस कितनी भी तीखी क्यों न हो। तो ये संगठन कोई रातों रात खड़ा नहीं हो गया। इसे बनाने की प्रक्रिया दूसरे विश्व युद्ध के आखिरी सबसे तनाव भरे सालों में कदम दर कदम आगे बढ़ी। शुरुआत हुई 1941 में एटलांटिक चार्टर से, फिर 1942 में 26 देशों ने मिलकर डिक्लेरेशन पर साइन किया। एक बहुत बड़ा मोड़ आया फरवरी 1945 में याल्टा कॉन्फ्रेंस में, जहां इस संगठन को बनाने पर सहमति बनी। और फिर वो ऐतिहासिक पल आया जून 1945 में सैन फ्रांसिस्को में, जब 50 देशों ने यूएन चार्टर पर दस्तखत किए। और आखिरकार अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक तौर पर स्थापना हो गई। तो ठीक है, अब हम ये तो जान गए कि इसे बनाया क्यों गया था, पर सवाल ये है कि वैश्विक शासन की ये विशाल मशीनरी
आखिर काम कैसे करती है, इसके अंदर की बनावट है कैसी? पहली नज़र में ये बहुत पेचीदा लगता है ना, एजेंसियों, कमिटियों और प्रोग्राम्स का एक बहुत बड़ा जाल, और सच में ये एक विशाल नेटवर्क है भी। लेकिन इसके केंद्र में, इसके दिल में जो असली ताकत है वो बस कुछ मुट्ठी भर प्रमुख निकायों के पास ही है। और इनमें से दो सबसे जाने माने हिस्से हैं जनरल असेंबली यानी महासभा और सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये दोनों ताकत के बिल्कुल अलग-अलग सिद्धांतों पर काम करते हैं। एक तरफ है महासभा, इसे दुनिया की संसद जैसा समझ सकते हैं। इसमें सभी 193 सदस्य देश हैं और हर देश को एक वोट मिलता है। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पर इसके फैसले ज्यादातर सिफारिशें होती हैं। और दूसरी तरफ है सुरक्षा परिषद, छोटा सा ग्रुप, सिर्फ 15 सदस्य, लेकिन इसके फैसले बाध्यकारी होते हैं, मतलब उन्हें मानना जरूरी होता है। और उस ताकतवर सुरक्षा परिषद के अंदर भी एक और ज्यादा एक्सक्लूसिव क्लब है, परमानेंट 5 या P5। चीन, फ्रांस, रूस, यूके और अमेरिका, ये दूसरे विश्व युद्ध के विजेता देश हैं और इन्हें एक खास स्थायी दर्जा दिया गया। और इसी दर्जे के साथ आई एक ऐसी ताकत जो बेमिसाल है, वीटो पावर। ये वीटो है क्या? ये इन 5 देशों में से किसी भी एक देश को मिला वो अधिकार है जिससे वो अकेले ही किसी भी प्रस्ताव को रोक सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी के 192 देश उस प्रस्ताव के पक्ष में हैं। P5 में से किसी एक ने ना कह दिया तो बात वहीं खत्म। ये वीटो पावर बिना किसी शक के पूरे UN सिस्टम की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा विवादास्पद शक्ति है। तो इस तरह की बनावट में होता ये है कि आदर्शवाद का सामना सत्ता की क्रूर राजनीति की हकीकत से होता है। और जाहिर है इससे समस्याएं तो पैदा होंगी ही, बड़ी बड़ी समस्याएं। इसकी वजह से फैसले अटक जाते हैं, दोहरे मापदंड के आरोप लगते हैं और ताकत के असंतुलन पर एक ना खत्म होने वाली बहस चलती रहती है। और इस सिस्टम से आम लोगों की जो हताशा है वो अक्सर पॉलिटिकल कार्टून्स में साफ नजर आती है। 2006 के लेबनान संकट के दौरान का ये कार्टून देखे। ये उस आलोचना को एकदम सटीक तरीके से दिखाता है कि UN अक्सर बहुत धीमा है, बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक है और जब सच में फैसला लेने की ज़रूरत होती है तो वो डिसाइसिव एक्शन नहीं ले पाता। लेकिन बात यह है कि ताकत का ये असंतुलन सिर्फ UN सिक्योरिटी काउंसिल तक ही सीमित नहीं है। यही कहानी हमें दूसरे जरूरी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी देखने को मिलती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। जरा इसके आंकड़ों पर नजर डालते हैं। IMF में वोटिंग की ताकत इस बात पर तय होती है कि आपका देश कितना पैसा देता है। तो देखिए, G7 देशों के पास 41% से ज्यादा वोटिंग पावर है, अकेले अमेरिका के पास 16% से ज्यादा। इसकी तुलना में चीन जैसे बड़े देश के पास सिर्फ 6% और भारत के पास 2.5% से थोड़ा ज्यादा वोट है। नतीजा, एक ऐसा सिस्टम जिसमें मुट्ठी भर अमीर देशों का जबरदस्त दबदबा है और जाहिर है इसकी वजह से विकासशील देशों में अक्सर काफी नाराजगी रहती है। और यहीं से हम भविष्य की सबसे बड़ी बहस पर आते हैं। आज की दुनिया 1945 की दुनिया से बिल्कुल अलग है, पूरी तरह बदल चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि UN में सुधार की, इसे नई सदी के लिए तैयार करने की मांगें लगातार और जोर शोर से उठती रहती हैं। देखिए, UN का जो ढांचा है, खासतौर पे सिक्योरिटी काउंसिल का, वो असल में 1945 के वैश्विक शक्ति संतुलन की एक तस्वीर जैसा है। ये उस दुनिया को दिखाता है जो दूसरे विश्व युद्ध के खात्मे और कोल्ड वॉर की शुरुआत के दौर में थी। लेकिन आलोचक कहते हैं कि वो दुनिया तो अब रही ही नहीं। भारत, जर्मनी, ब्राजील, जापान जैसी नई ताकतें उभर चुकी हैं और वो अब दुनिया की सबसे बड़ी टेबल पर अपनी जगह मांग रही हैं। और यही हमें हमारे आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है, एक ऐसा सवाल जिससे आज दुनिया भर के नेता और नागरिक जूझ रहे हैं। क्या संयुक्त राष्ट्र एक ऐसी दुनिया में अपनी प्रासंगिकता, अपनी रेलेवेंस बनाए रख सकता है जहां बड़ी बड़ी महाशक्तियों की आपसी खींचतान बढ़ती जा रही है? एक ऐसी दुनिया जहां इन बड़ी ताकतों की होड़ अक्सर वैश्विक सहयोग की जरूरत पर हावी होती दिखती है? 21वीं सदी में UN के सामने यही सबसे बुनियादी चुनौती है। अच्छा, सुरक्षा, सिक्योरिटी, ये शब्द सुनते ही ना सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? थोड़ा रहस्य, थोड़ी चिंता, है ना? फौज, सरहदें, जासूस, ऐसी तस्वीरें बनती है ना मन में। पर क्या सुरक्षा का मतलब सिर्फ यही है या फिर इसकी कहानी कहीं ज्यादा गहरी है? तो आज ना हम इसी पहेली को परत दर परत खोलने वाले हैं।
सबसे पहले देखेंगे कि सुरक्षा की जो पारंपरिक सोच है, मतलब देशों के बीच की तनातनी, वो क्या है। फिर हम ये भी देखेंगे कि ये सोच आज के ज़माने में कैसे बदल रही है, और सबसे ज़रूरी, इसका हमारी ज़िंदगी से क्या लेना देना है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र। तो ठीक है, पहेली की पहली परत हटाते हैं। ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, इसको इतना रहस्यमयी क्यों बना दिया जाता है आखिर? जरा सोचकर देखिए, जब भी कोई कहता है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, तो मन में क्या आता है? टॉप सीक्रेट फाइलें, जासूस, सरहद पर तैनात फौज, यही सब ना? देखिए, ये तस्वीरें गलत तो नहीं हैं, लेकिन ये पूरी कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। और सच तो यह है कि कई बार इस शब्द को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी मुश्किल सवाल पर बहस को रोकना हो तो बस कह दिया, अरे ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, ये आम लोगों की समझ से बाहर है। ऐसा लगता है मानो ये कोई पहेली है जो 7 तालों में बंद हो और इसकी चाबी सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के पास ही है। ये जो सुरक्षा की दुनिया है ना, ये ऐसे ही विरोधाभासों से, कंट्रडिक्शन से भरी हुई है। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक शांति सैनिक है, और वो भी शांति के प्रतीक कबूतर पर सवार। मतलब शांति बनाए रखने के लिए बंदूक और फौज की जरूरत पड़ रही है। ये बात अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है ना, कि आखिर ये सुरक्षा है क्या चीज? अच्छा, अगर हम बिल्कुल बेसिक मतलब पर जाएंगे, एकदम बुनियादी, तो सुरक्षा का मतलब है खतरे से आज़ादी। सिंपल, फ्रीडम फ्रॉम डेंजर, सीधा और सरल। पर एक मिनट, क्या हर तरह का खतरा एक सिक्योरिटी इशू है? नहीं, क्योंकि अगर सड़क पर चलते हुए फिसलने का डर भी सुरक्षा का खतरा मान लिया जाए, तो फिर तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। दुनिया में खतरे तो हर जगह हैं, पर हर खतरा राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला नहीं बन जाता। इसीलिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि सुरक्षा का मतलब उन खतरों से है जो किसी देश के केंद्रीय मूल्यों, मतलब कि कोर वैल्यूज के लिए खतरा हो। अब सवाल यह है कि ये कोर वैल्यूज हैं क्या? तो देखिए, ये हो सकती हैं देश की संप्रभुता, यानी अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी, उसकी क्षेत्रीय अखंडता, मतलब देश की सीमाएं, और हाँ, उसके लोगों की जान। और बस यहीं से असली सवाल शुरू होता है। ये केंद्रीय मूल्य आखिर हैं किसके? क्या ये सिर्फ सरकार के मूल्य हैं, या फिर देश में रहने वाले हर एक आम इंसान के? सोचिए, क्या एक बड़े उद्योगपति और एक दूर दराज के गांव में रहने वाले किसान के लिए सुरक्षा के मायने एक जैसे हो सकते हैं? उनके लिए खतरे एक जैसे हो सकते हैं? नहीं ना। ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी बहस की दिशा ही बदल देता है। तो इस सवाल को जरा मन में रखिएगा। चलिए, अब सुरक्षा की जो सबसे जानी पहचानी, सबसे ट्रेडिशनल सोच है ना, उसको समझते हैं। ये वो सोच है जो मानती है कि सबसे बड़ा खतरा हमेशा बाहर से ही आता है। तो सुरक्षा की इस पारंपरिक दुनिया का जो विलेन है, वो है कोई दूसरा देश, और उसका सबसे बड़ा हथियार उसकी फौज। ये माना जाता है कि जब कोई दूसरा देश अपनी सेना के दम पर हमला करने की धमकी देता है, तो वो सीधा सीधा देश की संप्रभुता, आज़ादी और सीमाओं पर हमला कर रहा है, और बस यही सबसे बड़ा खतरा है। अब ऐसे किसी मिलिट्री थ्रेट के सामने किसी भी सरकार के पास आप देखें तो मोटे तौर पर 3 रास्ते होते हैं। पहला, सरेंडर कर दो, मतलब घुटने टेक दो। दूसरा, सामने वाले को इतना डरा दो कि वो हमला करने की सोचे भी नहीं। इसे कहते हैं डिटरेंस, यानी अपरोध। इसका मेन मकसद है जंग को होने से रोकना। और तीसरा रास्ता है कि अगर जंग हो ही गई तो अपनी रक्षा करो, डिफेंस, ताकि दुश्मन किसी भी हाल में जीत ना पाए। तो सवाल ये उठता है कि देश खुद को इन बाहरी खतरों से बचाते कैसे हैं? पारंपरिक सुरक्षा नीति में ना, इसके 2 सबसे बड़े टूल्स हैं। एक है शक्ति संतुलन और दूसरा है गठबंधन। शक्ति संतुलन या बैलेंस ऑफ पावर, इसका फंडा ना बड़ा सीधा है। अपने पड़ोसियों और अपने राइवल्स पर नजर रखो और कोशिश ये करो कि तुम्हारी सैन्य ताकत उनसे कम तो बिल्कुल ना हो, बल्कि हो सके तो थोड़ी ज्यादा ही रहे। ये एक तरह की रेस है, एक होड़, जिसमें हर कोई ये पक्का करना चाहता है कि कोई दूसरा देश उस पर भारी ना पड़ जाए। और एक बात, ये जो बैलेंस ऑफ पावर है ना, ये सिर्फ टैंकों और मिसाइलों से नहीं बनता। इसकी असली नींव तो देश की इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल ताकत होती है। सोचिए ना, लेटेस्ट हथियार बनाने के लिए और एक बड़ी सेना को मेंटेन करने के लिए पैसा भी चाहिए और टेक्नोलॉजी भी। तो असल में ये सैन्य ताकत की दौड़ अर्थव्यवस्था की दौड़ भी है। अब आते हैं दूसरे बड़े टूल पर, गठबंधन, अलायंसेस। वो कहावत है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वो यहां बिल्कुल फिट बैठती है।
जब कई देश मिलकर किसी एक कॉमन थ्रेट के खिलाफ एक हो जाते हैं तो जाहिर है उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। सब कुछ नेशनल इंटरेस्ट्स यानी राष्ट्रीय हितों पर टिका होता है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल देखते हैं। 1980s में जब सोवियत संघ अफगानिस्तान में था तो अमेरिका ने उसे हराने के लिए इस्लामी लड़ाकों को सपोर्ट किया। लेकिन फिर आया 9/11 का हमला और जब वही ग्रुप्स अमेरिका के लिए खतरा बने तो वो उसके सबसे बड़े दुश्मन बन गए। मतलब हित बदले और रिश्ते भी। और जब बात सबसे बड़े हथियार की आती है, मतलब परमाणु बम की, तो ये पावर गेम और भी साफ दिखने लगता है। दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो सब ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई नया देश ये ताकत हासिल करने की कोशिश करता है तो वो खतरनाक हो जाता है। ये एक सवाल खड़ा करता है, क्या सच में कुछ देश दूसरों से ज्यादा जिम्मेदार होते हैं, या ये सिर्फ एक ताकतवर देशों का एक्सक्लूसिव क्लब है जो किसी नए मेंबर को आने ही नहीं देना चाहता? तो अभी तक हम बात कर रहे थे उन खतरों की जो सरहद के पार से आते हैं, पर क्या खतरा हमेशा बाहर से ही आता है? मतलब क्या कोई देश अपने अंदर से भी असुरक्षित हो सकता है? दूसरे विश्व युद्ध के बाद की दुनिया को देखें ना, तो वो इस मामले में दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ थे अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप जैसे पावरफुल देश। ये देश अंदर से काफी स्टेबल थे, स्थिर थे, तो इनका सारा ध्यान अपने बाहरी दुश्मनों पर था, खासकर सोवियत संघ पर। और दूसरी तरफ थे एशिया और अफ्रीका के वो देश जिन्हें अभी अभी आज़ादी मिली थी। उनके सामने डबल चुनौती थी। उन्हें न सिर्फ पड़ोसियों से खतरा था, बल्कि देश के अंदर चल रहे अलगाववादी आंदोलनों और सिविल वॉर जैसी मुश्किलों से भी लड़ना पड़ रहा था। और मजे की बात यह है कि इन अंदरूनी लड़ाइयों को भी अक्सर बाहर की ताकतें ही हवा देती थीं। जरा ये आंकड़ा देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जितनी भी लड़ाइयां हुईं उनमें से 1/3 में, 1/3 में, दो सुपर पावर्स अमेरिका और सोवियत संघ सीधे सीधे शामिल थे। और ये जंगें उनके अपने घर में नहीं लड़ी जा रही थी, ये लड़ी जा रही थी इन्हीं नए नए आज़ाद हुए तीसरी दुनिया के देशों की ज़मीन पर। तो अभी तक हमने क्या समझा कि पारंपरिक सुरक्षा का मतलब है बाहर से फौजी हमला या देश के अंदर बगावत। लेकिन क्या आज की दुनिया में खतरे सिर्फ इतने ही हैं? जरा सोचिए, क्या एक भयंकर बाढ़, एक महामारी या देश में बढ़ती हुई गरीबी किसी देश के लिए उतना ही बड़ा खतरा नहीं हो सकती जितना कि सरहद पर खड़ा एक टैंक? और बस यहीं पर आकर सुरक्षा की परिभाषा फैलने लगती है, एक्सपैंड होने लगती है। एक तरफ है राष्ट्रीय सुरक्षा, जिसका पूरा फोकस देश की सीमाओं और सरकार को बचाने पर है, और दूसरी तरफ एक नया कॉन्सेप्ट है, मानव सुरक्षा यानी ह्यूमन सिक्योरिटी। ये कहता है कि असली सुरक्षा तो लोगों की सुरक्षा है, गरीबी से सुरक्षा, भुखमरी से सुरक्षा, बीमारियों से सुरक्षा, कुदरती आफतों से सुरक्षा। क्योंकि सीधी सी बात है, एक भूखे या बीमार नागरिक के लिए सीमा पर तैनात टैंक का क्या ही मतलब है? और यही वो सवाल है जो हमें वापस वहीं ले आता है जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। तो अगली बार जब भी सुरक्षा शब्द सुनने में आए तो एक पल रुककर सोचिएगा कि हम आखिर किसकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। क्या हम सिर्फ एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री की बात कर रहे हैं जिसे हम राज्य या देश कहते हैं, या फिर हम उस बाउंड्री के अंदर रहने वाले करोड़ों इंसानों की बात कर रहे हैं? असली सुरक्षा आखिर किसकी होनी चाहिए, राज्य की या उसके लोगों की? अक्सर जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? पिघलते ग्लेशियर या शायद घटते जंगल, है ना? लेकिन क्या हो अगर सबसे बड़ा पर्यावरणीय मुद्दा विज्ञान का हो ही नहीं बल्कि राजनीति का हो? इस तस्वीर को देखिए, ये है अरल सागर, या यूं कहें जो अरल सागर हुआ करता था। एक जमाने में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील थी। आज ये एक रेगिस्तान बन चुका है। इसका पूरा मछली उद्योग तबाह हो गया और हजारों लाखों लोगों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ा। ये एक बहुत ही कड़वी याद दिलाता है कि दांव पर आखिर लगा क्या है। तो ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर ले आता है कि क्या ये सिर्फ एक पर्यावरणीय संकट है या असल में एक गहरा राजनीतिक संकट? तो चलिए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये संकट आखिर कितना बड़ा है। देखिए, ये कोई एक दो अलग थलग मुद्दे नहीं हैं। ये आपस में जुड़ी हुई वैश्विक चुनौतियां हैं जो हम सब पर असर डाल रही हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 30 लाख। ये उन बच्चों की संख्या है जो हर साल सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने का साफ पानी नहीं मिलता। और ये कोई भविष्य का खतरा नहीं है, ये एक ऐसी मानवीय त्रासदी है जो आज इसी पल हमारे सामने हो रही है। और ये तो बस एक पहलू है,
कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारी खेती के लायक जमीन अब और नहीं बढ़ रही, उल्टा मिट्टी की उपजाऊ शक्ति घट रही है। समुद्रों में मछलियां कम हो रही हैं, नदियां और झीलें सिकुड़ रही हैं, जंगलों की कटाई से पूरा जल चक्र बिगड़ रहा है, जैव विविधता खत्म हो रही है, और तो और ओजोन परत जो हमें खतरनाक किरणों से बचाती है वो भी पतली होती जा रही है। मतलब हमारे ग्रह का हर एक सिस्टम दबाव में है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि अगर खतरा इतना बड़ा है और सबको पता है, तो हम मिलकर इसे ठीक क्यों नहीं कर पा रहे? इसका जवाब राजनीति में छिपा है, और यही राजनीति दुनिया के देशों के बीच एक बहुत गहरी खाई दिखाती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि पर्यावरण को लेकर ये चिंताएं अचानक से पैदा हुई हैं। 1970 के दशक से ही रिपोर्ट्स और कॉन्फ्रेंसेस खतरे की घंटी बजा रहे थे, लेकिन असल मोड़ तब आया 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन में। यहां आकर पर्यावरण का मुद्दा ग्लोबल पॉलिटिक्स के सेंटर स्टेज पर आ गया, और यहीं से असली बहस की शुरुआत हुई। रियो में हुआ ये कि दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई नजर आई। एक तरफ थे विकसित देश, जिन्हें हम वैश्विक उत्तर कहते हैं। सोचिए, अमेरिका, यूरोप के देश। इनकी सबसे बड़ी चिंता थी ओजोन परत और ग्लोबल वार्मिंग। वहीं दूसरी तरफ थे विकासशील देश, यानी वैश्विक दक्षिण, जैसे भारत, ब्राजील। इनकी चिंता यह थी कि भाई हम पर्यावरण को बचाते बचाते अपनी अर्थव्यवस्थाओं को कैसे आगे बढ़ाएंगे। और इस पूरी बहस के केंद्र में था एक गहरा अविश्वास, एक दूसरे पर शक। वैश्विक दक्षिण के देशों को लग रहा था कि क्या अमीर देश सिर्फ खोखले वादे कर रहे हैं? क्या वो विकासशील देशों पर एक ऐसा बोझ डाल रहे हैं जो उन्होंने खुद कभी नहीं उठाया? इन्हीं सवालों ने पूरी बातचीत का रुख तय कर दिया। और ये हमें इस बहस के सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है। आखिर इस सारी गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार कौन है? और इसे ठीक करने का जो भारी भरकम बेल आएगा, वो कौन भरेगा? वैश्विक दक्षिण का तर्क बहुत साफ और दमदार था। उनका कहना था कि देखिए, दुनिया में आज जो भी पर्यावरण को नुकसान हुआ है, वो ज्यादातर अमीर देशों के औद्योगिक विकास की वजह से हुआ है। तो अगर उन्होंने पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, तो इसे ठीक करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी उन्हीं की होनी चाहिए। और इसी तर्क की वजह से ग्लोबल वार्मिंग इस पूरी बहस का सेंटर पॉइंट बन गया। ये कहा गया कि भाई, औद्योगिक क्रांति के बाद से लगातार ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन किसने किया? विकसित देशों ने। तो आज जो दुनिया इस खतरनाक मोड़ पर खड़ी है, उसकी ऐतिहासिक जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। अब जब टकराव इतना गहरा था, तो जाहिर है कोई बीच का रास्ता निकालना जरूरी था। और इस राजनीतिक संघर्ष से एक ऐसा आइडिया निकल कर आया जिसने ये माना कि हाँ, ग्रह को बचाने में भूमिका तो सबकी है, लेकिन सबकी भूमिका बराबर नहीं है। और इस आइडिया को आधिकारिक तौर पर 1992 की रियो घोषणा में जगह मिली। इसने एक सिद्धांत दिया, साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियां। ये एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि इसने वैश्विक दक्षिण के तर्क को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी। तो इसका असल में मतलब क्या है? चलिए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक घर है जिसमें कई लोग रहते हैं। अब घर को साफ रखना तो सबकी जिम्मेदारी है ना? लेकिन अगर किसी एक ने सबसे ज्यादा गंदगी फैलाई है, तो जाहिर है कि सफाई में सबसे ज्यादा मेहनत भी उसी को करनी पड़ेगी। बस यही सिद्धांत देशों पर भी लागू होता है। और ये सिद्धांत सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं रहा। क्योटो प्रोटोकॉल ने इसे एक्शन में बदला। इसमें क्या हुआ? सबसे पहले ये ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। दूसरा, इसने औद्योगिक देशों के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए बाध्यकारी लक्ष्य सेट किए। और तीसरा, इसने चीन और भारत जैसे विकासशील देशों को इन बाध्यकारी लक्ष्यों से छूट दी। तो ये तो हुई देशों की अपनी अपनी जिम्मेदारियों की बात, लेकिन उन चीजों का क्या जो किसी एक देश की हैं ही नहीं, जो हम सबकी हैं? चलिए अब इस विचार को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इन्हें कहा जाता है वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत। ये वो संसाधन हैं जिन पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है, जैसे कि पृथ्वी का पूरा वायुमंडल, विशाल अंटार्कटिका, खुले महासागर की सतह और यहां तक कि बाहरी अंतरिक्ष भी। इन जगहों को संभालने की जिम्मेदारी किसी एक देश की नहीं, बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है अंटार्कटिका। जरा सोचिए, 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला एक पूरा महाद्वीप। यहां दुनिया की 90% बर्फ और 70% ताज़ा पानी मौजूद है। कोई एक देश इसका मालिक नहीं है। इसे अंतर्राष्ट्रीय संधियों के जरिए संरक्षित किया गया है, एक ऐसी जगह के तौर पर जो सिर्फ वैज्ञानिक रिसर्च और शांति के लिए है। तो घूम फिर कर हम फिर से उसी एक सवाल पर आ जाते हैं। ये पृथ्वी तो एक है, लेकिन हम सबका इतिहास,
हम सबका सफर एक जैसा नहीं रहा है। हम अलग अलग रास्तों से आज यहां तक पहुंचे हैं। तो असली सवाल ये है, हम इस एक साझा ग्रह पर एक निष्पक्ष और टिकाऊ भविष्य का निर्माण कैसे करेंगे? इस सवाल का जवाब ढूंढना शायद हमारे समय की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती है। वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन, ये शब्द हम सबने सुना है ना? लेकिन हमारी अपनी जिंदगी पर इसका असली असर क्या है, ये अक्सर आप जानते एक पहेली जैसा लगता है। तो आज चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसे समझने के लिए हम 3 अलग-अलग लोगों की कहानियों में उतरते हैं। देखते हैं कि कैसे उनकी जिंदगियां इन वैश्विक ताकतों से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले हैं जनार्दन। सोचिए, वो रात भर काम करता है। ऑफिस में कदम रखते ही वो जनार्दन नहीं, जॉन बन जाता है। हजारों किलोमीटर दूर बैठे अमेरिकी ग्राहकों से बात करने के लिए उसे अपना लहजा तक बदलना पड़ता है। और मजे की बात देखिए, उसकी छुट्टियां भी भारतीय त्योहारों के हिसाब से नहीं बल्कि अमेरिकी कैलेंडर के हिसाब से होती हैं। तो ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये उसकी पहचान का हिस्सा बन गया है। ऐसा लगता है जैसे वो 2 जिंदगियां जी रहा हो, एक असली और एक ग्लोबल। अब आते हैं रामधारी की कहानी पर। वो अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए एक साइकिल खरीदते हैं। सुनने में तो ये एक आम सी बात लगती है ना? पर वो साइकिल चीन में बनी है और पिछले साल उन्होंने अमेरिका में बनी एक बार्बी डॉल दिलाई थी। तो देख रहे हैं आप कैसे दुनिया भर का सामान हमारे बाजारों तक पहुंच रहा है और हमारी पसंद को भी बदल रहा है। और आखिर में है सारिका। वो अपने परिवार में पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने पढ़ाई पूरी की है और अब वो एक करियर शुरू करना चाहती हैं। सोचिए, ये अवसर उनके परिवार की महिलाओं के लिए पहले कभी था ही नहीं। हाँ, कुछ रिश्तेदार इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन सारिका ने अपना फैसला कर लिया है। तो उनकी कहानी सिर्फ एक नौकरी की नहीं है, ये विचारों के प्रवाह की कहानी है कि कैसे नए विचार सीमाओं को लांघकर समाज को बदल रहे हैं। तो जनार्दन, रामधारी, सारिका, 3 बिल्कुल अलग अलग जिंदगियां। इनको आपस में जोड़ने वाली वो अदृश्य शक्ति आखिर है क्या? जवाब है वैश्वीकरण। पर असल में इसका मतलब क्या है? चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो देखिए, वैश्वीकरण का जो मूल कॉन्सेप्ट है वो है प्रवाह। इसे आप एक नदी की तरह समझ सकते हैं। ये कोई रुकी हुई चीज नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। एक ऐसा कनेक्शन जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और ये जो प्रवाह है ना, ये 4 मुख्य तरीकों से होता है। पहला, विचारों का एक देश से दूसरे देश जाना। फिर है पूंजी, यानी पैसा जो अलग अलग देशों में इन्वेस्ट हो रहा है। तीसरा, वस्तुएं जिनका पूरी दुनिया में व्यापार हो रहा है। और चौथा, लोग जो बेहतर जिंदगी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। यही चारों मिलकर वैश्वीकरण की पूरी तस्वीर बनाते हैं। ठीक है, तो हमने बेसिक्स तो समझ लिए। अब थोड़ा गियर बदलते हैं और इसके राजनीतिक पहलू को देखते हैं। ये सब सरकारों और उनकी ताकत पर कैसे असर डालता है। अब यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक बड़ी बहस है कि वैश्वीकरण से किसी भी देश की सरकार यानी राज्य कमजोर होता है या और ज्यादा ताकतवर। देखिए, एक तरफ ये तर्क है कि कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट पीछे जा रहा है। मतलब सरकार की जो भूमिका थी शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी चीजों में, वो कम हो रही है। अब बाजार तय करता है कि क्या जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ सरकारों के पास अब जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। वो अपने नागरिकों के बारे में पहले से कहीं ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकती हैं, जिससे उनका नियंत्रण और प्रभावी हो गया है। तो एक तरह से उनकी ताकत बड़ी है, घटी नहीं। और राजनीति की ही तरह शायद सबसे ज्यादा असर और सबसे तीखी बहसें अर्थव्यवस्था को लेकर ही होती हैं, क्योंकि इस ग्लोबल खेल में हमेशा कुछ जीतने वाले होते हैं और कुछ हारने वाले। ये कार्टून हमारी आर्थिक चिंताओं में आए बदलाव को एकदम सटीक तरीके से दिखाता है। पुरानी कहावत याद है, खाना खत्म करो, भारत और चीन में लोग भूखे मर रहे हैं। और आज की चेतावनी क्या है? होमवर्क खत्म करो, भारत और चीन के लोग तुम्हारी नौकरी ले लेंगे। क्या कमाल का बदलाव है ना? ये नौकरियों के लिए जो ग्लोबल कंपटीशन है उसकी भावना को बिल्कुल सही पकड़ता है। लेकिन एक बहुत जरूरी सवाल है, क्या ये सारे प्रवाह एक बराबर हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, सामान और पूंजी यानी पैसा तो पूरी दुनिया में आज़ादी से घूमते हैं, लेकिन जब बात लोगों की आती है तो उनकी आवाजाही पर बहुत सख्त नियंत्रण है। विकसित देश अपनी वीज़ा नीतियों से अपनी सीमाओं को कंट्रोल करते हैं और ये तय करते हैं कि कौन अंदर आ सकता है और कौन नहीं। और यहीं से आर्थिक वैश्वीकरण की सबसे तीखी आलोचना निकल कर आती है।
कुछ अर्थशास्त्रियों ने तो इसे दुनिया का पुनः उपनिवेशीकरण तक कह दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो मानते हैं कि अमीर देश अपनी आर्थिक नीतियों और बड़ी-बड़ी कंपनियों के जरिए गरीब देशों पर अपना दबदबा बना रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने औपनिवेशिक दौर में होता था, बस तरीके नए हैं। और ये बात हमें सामाजिक न्याय के बड़े सवाल पर ले आती है। आलोचकों का कहना है कि वैश्वीकरण का फायदा तो बस कुछ ही लोगों को मिलता है, जबकि वो लोग जो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सरकारी सेवाओं पर निर्भर हैं, वो पीछे छूट जाते हैं। इसीलिए वो एक सोशल सेफ्टी नेट यानी एक सामाजिक सुरक्षा कवच बनाने की बात करते हैं, ताकि कमजोर लोगों को बचाया जा सके। और इन्हीं सारी चिंताओं की वजह से वैश्वीकरण को चुनौती देने के लिए दुनिया भर में आंदोलन खड़े हुए हैं। और कमाल की बात यह है कि वैश्वीकरण का ये विरोध कोई एक जगह की बात नहीं है, ये खुद में एक वैश्विक घटना बन चुका है। न्यूयॉर्क से लेके हांगकांग तक पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इन सब की आवाज लगभग एक जैसी है। इन आंदोलनों का जो मूल तर्क है वो बिल्कुल साफ है। उनका मानना है कि अगर वैश्वीकरण को जबरदस्ती थोपा गया तो ये गरीब देशों को आर्थिक बर्बादी की तरफ धकेल सकता है और वहां के सबसे कमजोर लोगों की हालत बद से बदतर हो जाएगी। तो आखिर में हम उसी बड़े सवाल पर वापस आते हैं, वैश्वीकरण तरक्की का रास्ता है या दुनिया को फिर से गुलाम बनाने का एक नया तरीका? देखिए, इसका कोई आसान जवाब नहीं है और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।